जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में कल हुई थी कैबिनेट बैठक। आखिर इसमें क्या क्या हुई घोषणा? केंद्रीय कर्मचारियों, डीए, डीआर, बोनस और किसानों के लिए करोड़ रुपए की सौगात। आखिर में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जेएसयू का वेतन बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला। यहां तो आपके पेंशन रिवीजन में जेएसयू जवान की बाट लगा दी। आखिर क्यों किया ऐसा? इससे किसको है ज्यादा फायदा और किसको ज्यादा घाटा? और ईसीएचएस के क्या नए नियम में 25 साल के बाद आपके बेटे को इलाज की सुविधा मिलेगी? और कमांडो ने दिखाया कौशल, कहां पर दिखाया? तो आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, कल हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक। मोदी सरकार ने किसानों के लिए मंजूरी की 1 लाख करोड़ की 2 योजनाएं। रेलवे कर्मचारियों को बोनस। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और वहां पर जहां दिवाली पर खुशियां बांटी गईं, और वो खुशियां क्या क्या बांटी गईं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 78 दिन का बोनस। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस और उसके लिए 2028 करोड़ रुपए की घोषणा हो गई है। और उसमें रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस एक मुश्त मिलेगा। बैठक में और जो फैसले लिए गए उनके बारे में कहा गया है 1 लाख और 1321 करोड़ का बजट किसानों के लिए जो मध्यम आय के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लिए गए निर्णय, और उनमें कहा गया है कि मेट्रो फेज 2 के लिए 63,246 करोड़ 119 किलोमीटर का होगा। और इसके बाद 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा में दर्ज किया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मतलब इनके लिए हुई थी कैबिनेट बैठक। और डीए डीआर की घोषणा करना क्या भूल गई? क्या सरकार को याद नहीं है कि आज से 6 दिन बाद दशहरा आने वाला है? क्या सरकार को याद नहीं है कि 31 अक्टूबर को दिवाली है? क्या सरकार को याद नहीं है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर चौथे महीने में आप प्रवेश कर चुके हो? और हर साल की तरह कभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में अनाउंस होता था या सितंबर लास्ट वीक में होता था। और इसके लिए कल की बैठक में निगाहें थीं, जैसा कि खबर में सीधा सीधा दिखाया गया कि 7वें वेतन आयोग। क्या सरकार आज डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगी? कैबिनेट की विशेष बैठक पर सबकी निगाहें। कैबिनेट की स्पेशल बैठक थी, सबको लगा कि डीए डीआर का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ गया, कल इसकी घोषणा होगी। लेकिन डीए डीआर का नाम नहीं लिया गया। और दोस्तों, आज ये वक्त आ गया कि डीए डीआर के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी जा रही है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। और 30 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा की देरी में चिंता व्यक्त की थी। पत्र में परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने डीए डीआर की घोषणा देरी के कारण कर्मचारियों पेंशन भोगियों में असंतोष है। पत्र में कहा गया है कि दुर्गा यानी फेस्टिवल आ रहे हैं और आपका डीए लगभग 50 से 53% हो गया है, लेकिन सरकारी घोषणा करने में इतनी देर क्यों? यानी सरकार ने कल बहुत मीटिंग ली और सारी चीजों की घोषणा की, लेकिन डीए डीआर पर भूल गई। यानी वो कुछ और सोच कर रखा है, यानी इंतजार करना होगा। और यानी दिवाली से अब क्या पहले करेगी या एकदम इसका कोई न कोई आकर के इसकी घोषणा होगी? तो दोस्तों, ये थे कल के कैबिनेट बैठक के अपडेट। अब सेना को कितना बोनस मिलता है? सैनिकों को आप समझते हो, वही 7,000 8,000 बोनस मिलता है। और बाकी सैनिकों को कोई बोनस नहीं ज्यादा मिलता है। रेलवे को मिलता है, बड़ा बजट है, 78 दिन का, उनकी घोषणा हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा जेएसयू के वेतन का फार्मूला बदला जाए। एक तरफ जहां पर आप वेतन के फार्मूले की बदलने की बात करते हो, जैसे कि गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री ने माननीय राजनाथ सिंह को सुझाव दिया था कि जेएसयू जवान की पेंशन कम है, उनकी तनख्वाह कम है और उनका जो निर्धारण करने का तरीका पे कमीशन से वो अलग हो गया, इसलिए लगातार घाटा हो रहा है। और यहां पर जब उन्होंने कहा इस फार्मूले के लिए अफसर से अलग इनका फिटमेंट फैक्टर हो, पहले उनका वेतन बढ़ाया जाए तो उनकी पेंशन बढ़ेगी, बड़ा सटीक सवाल था। अब आप देख सकते हो कल से बहुत सारों को एक अनचेंज वाला मैसेज के ऊपर चल रहे हैं और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी के लिए जो बात बनाई है, अब ये बताइए कि ओआरओपी थी किसके लिए? ओआरओपी 3 जिसके लिए थी जो जल्दी सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है
और उसकी पेंशन बराबर उसकी पुनरावृत्ति हो, संशोधन हो। अब यहां बात हो गई जिसकी सर्विस कम है उसको फायदा नहीं, जिसकी सर्विस ज्यादा है उसको फायदा, जिसने ज्यादा तनख्वाह ली उसको फायदा, उसकी ज्यादा पेंशन ज्यादा। और वो जैसा कि आप नेवी के अंदर देख सकते हो, एक सिपाही है और एक उनके जो नायक रैंक के, वो 30 साल तक पेंशन का फायदा ले सकते हैं। पेंशन उनकी 30 साल तक कैलकुलेट की जा रही है। जब एक आर्मी के अलावा एक सॉफ्ट जगह पर रहते हैं, उनकी कोई हार्डशिप नहीं रहती, लेकिन उनको एक सिपाही को भी 30 साल, नायक को 30 साल, हवलदार को, यहां सिपाही को आपने 22 साल 26 साल, यानी इतनी नौकरी कम है तो कम से कम पेंशन तो कम मत करिए। मेरा सवाल ये नहीं कि आपने टीओई बनाया, यहां पर आपने बढ़ाने के साथ साथ एक चीज ऐसी ब्रैकेट लगा दिया ताकि आर्मी के मैक्सिमम लोग होते हैं, उन्हें पता है कि नेवी बहुत कम है, एयरफोर्स बहुत कम है, अधिकारी बहुत कम है, जितना महकमा है वो आर्मी के अंदर जीशूआर का है, और इनसे इनका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और सोची समझी रणनीति के तहत आपने इस तरह लगा दिया। बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। मैं एक बार फिर बताऊं, सिपाही की 22 साल है, नायक की इन्होंने 24 साल रखा है, और ऑनरी हवलदार की 24 फिर 26 साल है, हवलदार की 26 किया है, और हवलदार ग्रांट ऑनरी रैंक है 26 है, नायब सूबेदार की 28 साल उन्होंने किया है, और इसके साथ आप सूबेदार साहब की 30 साल है। जैसा कि इससे ज्यादा सूबेदार सर्विस कर ही नहीं सकता, नायब सूबेदार 28 से ज्यादा सर्विस कर ही नहीं सकता, उसकी रैंक है। अब इसके बाद सूबेदार मेजर है, उसको 33 साल तक की वरीयता दी है। अब यहां पर उन्होंने क्या लगाया कि यदि ऑनरी किसी को मिलता है तो इसको कम फायदा हो, यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट है उसको 30 साल क्यों, यदि एक सूबेदार मेजर 33 साल करता है वहां पर उसको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिल रहा है, क्योंकि वो एक ऑनर है, रैंक तो है नहीं, क्योंकि ना ही वो रैंक लिखने के लिए सेना के अंदर कोई एक्सेप्ट नहीं करता ऑनरी रैंक को, आप इसको लेफ्टिनेंट रैंक बोले जाए, वो लेफ्टिनेंट बोलता भी नहीं, उसको पहले ऑनरी बोलना पड़ेगा, सूबेदार मेजर या सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट। जब सूबेदार उसका रैंक है, आपका कहने का तरीका, आपका ट्रीटमेंट का तरीका, आपका ईसीएचएस में तरीका, आपका सीएसडी में तरीका, तो फिर आपने लेफ्टिनेंट के नाम पर बढ़ाने से पहले कैंची चला दी, 33 साल से उसको 30 साल पर जाकर के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे फिक्स कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसमें क्या मतलब, एक ही रैंक पर क्या, इससे क्या लॉजिक निकल के आता है, आप खुद सोच सकते हो। ये सरकार की सोची समझी नीयत है, जहां पर उन्होंने देखा कि सेना की ये स्ट्रेंथ ज्यादा है और इस पर कैंची चलाई जाए। अब मैं बात करता हूं ईसीएचएस के नियमों में बदलाव। कल एक न्यूज घूम रही है कि सैनिकों के 25 साल से बड़े बच्चों का भी इलाज की सुविधा होगी। हाँ जी दोस्तों, ये खबर बहुत पुरानी हो सकती है। देश की सरहदों पर दुश्मनों के मंसूबों नाकाम करने में सीना तान कर खड़े जाबाज सैनिकों के बच्चों के इलाज में सशस्त्र बल अधिकरण एएफटी ने बड़ी राहत दी है। एक मामले ने एएफटी ने फैसला दिया है कि सैनिकों के बच्चों का इलाज 25 वर्ष की उम्र के बाद सेना को करना होगा, सेना इनकार नहीं कर सकती। अब तक सैनिकों के बच्चों का इलाज उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित थी। दरअसल रायबरेली निवासी सेवानिवृत्त हवलदार अवधेश कुमार 29 वर्षीय पुत्र अरविंद की दोनों किडनी फेल हो गई थी और इसके संरक्षण में एएफटी में केस गया था और ये उन्होंने डिसीजन दिया था। क्या ऐसा है? आप अपनी ईसीएचएस में जाके बोलो एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। एएफटी ने निर्णय दे दिया, लेकिन एएफटी के निर्णय को एमओडी कभी लागू नहीं करती। उनके केस में शायद हो गया होगा, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना कि ये जो वायरल खबर है ये सत्य है। आप ईसीएचएस में जाकर देख लेना, यदि आपका बच्चा, आपका लड़का, लड़की नहीं, 25 साल से ज्यादा है तो क्या वो इलाज करेंगे? ये आप देखने वाली बात। अब मैं बात करता हूं लास्ट में, कमांडो ने दिखाया कौशल। रायपुर में साइंस कॉलेज में एक एग्जीबिशन है आर्मी का, और वहां पर हमारे सेना के पैरा कमांडो जो मोटरसाइकिल पर अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, ये सराहनीय, क्योंकि अब सेना का एक एग्जीबिशन का समय, जगह जगह पर सेना अपनी प्रदर्शनी लगाती है जिसमें अपनी जो उनकी फायर पावर है, जो उनकी सर्विलेंस पावर है, जो उनकी टेक्टिकल चीजें हैं, जो उनके इक्विपमेंट है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन होता है और लोगों को इससे एक मोटिवेशन मिलता है, युवा इससे प्रेरित होकर सेना ज्वाइन करते हैं। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।